नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण अभियान और 14 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित लागत की 300 परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जिला उपायुक्तों के साथ ई प्रगति की बैठक में सड़क, जल विद्युत, नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड, 4G टावर्स के विस्तार और आत्मनिर्भर योजना पर अमल की समीक्षा। संसद भवन में विधि छात्रों को राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित। भारतीय संसदीय समूह द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, उच्चतम न्यायालय के कई वरिष्ठ अधिवक्ता और विभिन्न देशों के यूथ लीडर्स ने लिया हिस्सा। राज्य भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है नोक्ते जनजाति का प्रमुख पर्व चालो लोकू। ईटानगर के सिंकिवी में मनाया गया चालो लोकू उत्सव। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्यवासियों को चालो लोकू त्योहार की दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पोषण अभियान का कार्यान्वयन प्रत्येक राज्य में मिशन मोड में पूर्ण सरकार के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। 39वें प्रगति इंटरैक्शन में पोषण अभियान की समीक्षा करते हुए श्री मोदी ने जमीनी स्तर पर शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए स्व सहायता समूहों और अन्य स्थानीय संगठनों के योगदान की बात कही। बैठक में समीक्षा के लिए 8 परियोजनाओं सहित कार्यसूची में 9 विषयों की समीक्षा की गई। परियोजनाओं में से 3 रेल मंत्रालय की, 2 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय की है तथा एक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं की लागत बढ़ जाने को रोकने के लिए समय पर उन्हें पूरा करने की जरूरत पर बल दिया। इस बैठक में 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि की कुल लागत की 300 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जिला उपायुक्तों से संबंधित जिलों में सभी विकास परियोजनाओं की जिम्मेदारी लेने और परियोजना धनराशि को पारदर्शिता के साथ खर्च करने के अलावा गुणवत्ता के साथ समय पर परियोजनाओं को पूरा करने का आह्वान किया है। आज अरुणाचल ई प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने ईस्ट कामेंग जिले की 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं सेप्पा चायांगताजो और पाके बामेंग सड़क परियोजना में हो रहे विलंब से स्थानीय लोगों की समस्याओं का जिक्र करते हुए जिला प्रशासन से सड़क परियोजनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए समय पर पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों की विकास परियोजनाएं जिला उपायुक्त के अधीन होती है। सरकार जनहित में परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करती है और इस पर अमल करना जिला उपायुक्तों का दायित्व है। श्री खांडू ने जिला उपायुक्तों से सभी विकास परियोजनाओं की निगरानी करने और ट्विटर हैंडल पर इस परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट अपलोड करने को कहा है। दिसंबर में प्रस्तावित ई प्रगति की बैठक 2 दिनों के लिए होंगी, जिसमें से पहले दिन मुख्य सचिव केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और दूसरे दिन मुख्यमंत्री आला अधिकारियों के साथ परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। आज जल विद्युत परियोजनाओं, नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड, 4G टावर्स के विस्तार और आत्मनिर्भर कृषि और बागवानी योजना पर अमल की समीक्षा की गई। संसद भवन में आज विधि छात्रों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। भारतीय संसदीय समूहों द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, उच्चतम न्यायालय के कई वरिष्ठ अधिवक्ता और कानूनी विशेषज्ञ मौजूद थे। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की जननी भारत में संविधान 7 दशकों से देश का मार्गदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के कल्याण के लिए कानून बनाती है और इसका लाभ सभी वर्गों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। श्री बिड़ला ने कहा कि सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के लिए संविधान की विशेष व्यवस्था है और संसदीय प्रणाली चलाने के लिए कई संस्थाओं को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका का काम विधायिका की नीतियों को क्रियान्वित करना है और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अंगों के बीच समन्वय के प्रयास किए जाने चाहिए। बनने के पहले जनता के लिए प्रचलित होता है, उस समय आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। आप उस कानून में अपनी सलाह दें, सुझाव दें और कानून बनाते समय जब विधानमंडलों में चर्चा और संवाद हो, उस समय भी
आप अपने चुने जनप्रतिनिधियों को आवश्यक इनपुट दें। अगर हम हमारे जनप्रतिनिधियों को कानूनी राय देंगे, अच्छे इनपुट देंगे, तो वह जनप्रति अपनी अपनी विधान मंडलों के अंदर व्यापक रूप से सारगर्भित चर्चा करेंगे और कानून बनाने के अंदर अपना सार्थक योगदान दे पाएंगे। इसलिए लोकतंत्र में आपका सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के अंदर। और इसीलिए आज मैं यहां पर आए सभी विद्यार्थियों को ये आग्रह करना चाहता हूं कि यहां से लेकर हम एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर जाएंगे और किस तरीके से हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा योगदान इस देश में हो, इसके लिए खुद मनन कर कर अपनी दिशा तय करेंगे। समय में व्यापक बदलाव हुआ है। समय के बदलाव में पूरे विश्व में बदलाव हुआ है, लेकिन भारत में भी व्यापक बदलाव हुआ है। आईटी के इस युग के अंदर आज पूरी दुनिया हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं। यहां पर हमारे विदेश के कई युवा सांसद साथी आए हैं, हमारे देश के युवा लोग के विद्यार्थी भी आए हैं। आज पूरा देश जिस तरीके से पूरा विश्व आपस में कनेक्ट है, उस कनेक्ट करने में सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। और इस कोरोना समय की चुनौती के समय हमने किस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी के आईटी का प्रयोग कर कर, जब दुनिया के अंदर कोरोना फैलने लगा तो कोरोना के क्या कारण है, कैसे फैला जा रहा है, क्या क्या उसके इंपैक्ट हैं, उसको देखते हुए सभी देशों ने अपनी व्यापक कार्य योजना बनाई। और इसी तरीके से आज आईटी सेक्टर में जो व्यापक बदलाव हो रहा है, उस बदलाव में हमारे देश के नौजवानों की विशेष रूप से भूमिका है। और दुनिया के अंदर किसी भी देश में चले जाएं, भारत का नौजवान आपको आईटी के अंदर, डॉक्टर्स के अंदर, प्रोफेशनल के हर क्षेत्र के अंदर भारत का नौजवान आपको वहां लीडरशिप के रूप में मिलेगा, नेतृत्व करते हुए मिलेगा। यही हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता है, जिसके कारण दुनिया के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संसद भवन में आयोजित विधि छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कानूनी जागरूकता में सक्रिय योगदान का आह्वान किया। सेपरेशन ऑफ पावर एज एनसायर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में विधि छात्रों को विभिन्न देशों के यूथ लीडर्स ने हिस्सा लिया। India succeed as a democratic country. We are the largest democracy in the world. If India fails, it will become a failure for the democracy in the world. The sheer size of India, the legacy of India is too important to fail. That is why I always feel that as a person, I must abide by the rule of law, and I must ensure greatest respect for the Constitution and for all the democratic principles. That is why I would like to extend my best wishes to all the young friends who have gathered here. And also, I ensure that I will always be there if you require any consultation, discussion, or any kind of interaction with me, my office. I'm open to it. My best wishes to all the young friends. Thank you very much. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य में शांति और ढांचागत विकास केंद्र सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। पूर्वोत्तर के सशक्तिकरण पर भारतीय वाणिज्य परिसंघ को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य 3 सिद्धांतों सहानुभूति, सशक्तिकरण और सक्षम के साथ समृद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में राजनीतिक स्थिरता और शांति बनी हुई है और सभी राज्य सरकारों ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया है। श्री शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को हवाई संपर्क से जोड़ा गया है और ईटानगर में नया हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर को सशक्त बनाने और वहां विकास को मजबूती देने के लिए निवेश करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार जैविक उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। भारतीय वाणिज्य परिसंघ से पूर्वोत्तर के विकास के लिए काम करने का आह्वान करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि निकट भविष्य में पूर्वोत्तर जैविक खाद्यान्न के व्यापार के लिए बहुत बड़ा केंद्र बन जाएगा। और भाषा की विविधताओं के कारण नहीं,
पूर्वोत्तर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब तक पूर्वोत्तर को बाकी के भारत के साथ हर दृष्टि से जोड़ा नहीं जाता, हर दृष्टि से मेरा मतलब है कि वहां की जनता और भारत की जनता के बीच में भी सामंजस्य खड़ा होना चाहिए, एकात्मता का भाव खड़ा होना चाहिए। विकास की दृष्टि से वहां का विकास और भारत के विकास का दर एक समान होना चाहिए, और सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत की जितनी ही शांति और समृद्धि वहीं पर भी होनी चाहिए। तो हर दृष्टि से पूर्वोत्तर को जब तक भारत के समान नहीं कर सकते, पूर्वोत्तर का विकास संभव नहीं है। और जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई 2014 से, तब से हमने पूर्वोत्तर के विकास को एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए किया है। पूर्वोत्तर हमारे भारत के भूभाग का लगभग 8% क्षेत्र है। आप कल्पना कर सकते हैं, यूपी से बड़ा क्षेत्र पूर्वोत्तर, लगभग 3.8% आबादी है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा वहां से 5000 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा 5 देशों के साथ जुड़ी हुई है। इसी से हमें मालूम पड़ता है कि पूर्वोत्तर कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विश्व के 18 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है, उसमें से एक पूर्वोत्तर है। हम इसका मार्केटिंग करना चाहिए, हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। देश के फॉरेस्ट कवर का 1/4 हिस्सा 25% पूर्वोत्तर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षुओं को 3054 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति देने को मंजूरी दी गई है। उद्योग और वाणिज्यिक संगठनों द्वारा लगभग 9 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इंजीनियरिंग, मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य में स्नातक उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को 9,000 जबकि डिप्लोमा करने वाले प्रशिक्षुओं को 8,000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। नौक्ते जनजाति का प्रमुख पर्व चालो लोकू राज्य भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईटानगर के सिंकीवे में आयोजित चालो लोकू उत्सव समारोह में राजधानी क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति के लोगों ने हिस्सा लिया और एक दूसरे को त्योहार की बधाई दी। उत्सव समारोह के दौरान पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित सांस्कृतिक टोलियों ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चालो लोकू उत्सव ग्राउंड में कम संख्या में लोग एकत्र हुए। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्यवासियों को चालो लोकू की बधाई दी है। अरुणाचल प्रदेश, this Chalo Loku celebrations is celebrated to foster love, peace and tranquility in the society. It is not just for merrymaking and entertainment, but it is the celebration of life itself. And here this year we could not celebrate this Chalo Loku in a grand manner unlike other years because of this COVID pandemic. But we have tried our level best to showcase the tradition which we have been following since time immemorial. भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी बुला भाया काक के बारे में। आज हम प्रसिद्ध कवि, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी दूला भाया काग को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 25 नवंबर 1902 को गुजरात के सौराष्ट्र में हुआ था। काग को भक्ति गीतों के साथ साथ गांधीवादी दर्शन और भूदान आंदोलन पर आधारित गीतों से युक्त 8 खंडों वाली कागवाणी प्रकाशित करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने महात्मा गांधी और विनोबा भावे के लिए स्तुति भी लिखी। 1962 में काग को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। 2 फरवरी 1977 को 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। काग हालांकि स्वयं प्राथमिक स्कूल से आगे पढ़ाई नहीं कर सके, लेकिन उनकी कविताएं आज भी प्राथमिक से लेकर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक में शामिल की जाती हैं। 25 नवंबर 2004 को डाक विभाग ने काग की 102वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।
राजधानी ईटानगर के जोलांग में पंचायत फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच जोलांग पंचायत और लेखी पंचायत के बीच खेला गया। इसका उद्देश्य पंचायतों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देना और युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना है। श्री चुकु बबलू जिला चेयरपर्सन मुलु पापुन पारेसोगे तारो ताग्या होगा मुलगा हाबाबू। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।